नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। समझने की कोशिश करते हैं कि बाजारों की चाल कैसी है और वहां पे हम कैसे निवेश करें, हम कैसे ट्रेड करें, कैसे मुनाफा कमाएं। इस सारी चीजों में हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं अपने बाजारों की, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट से समझें कि हम कैसे अपने बाजार से निकल करके बाहर भी काम कर सकते हैं। समय कितना सही है, कितना गलत है, ये सारी चीजें और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं, सब समझेंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गुरसिमरन जी। गुरसिमरन जी इसके एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल बाजारों के और परमासा वेल्थ एडवाइजरी से आते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरीके से देखते हैं बाजारों को। स्वागत है सर शो पे। गुड आफ्टरनून। हेलो एलेक्स, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं सर, लेकिन बाजार अच्छे नहीं हैं और कल और परसों में जो चीजें हुई हैं और आज जिस तरीके का हमारे बाजारों में भी असर है, वो सारी चीजें किसी से भी छिपी नहीं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे हम ये स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्यों निकलना चाहिए, अपने बाजारों से बाहर भी देखना चाहिए, इंडियन मार्केट से बाहर निकल करके वहां भी निवेश करना चाहिए, वहां से भी काम करना चाहिए, वहां से भी मुनाफा कमाना चाहिए। लेकिन आज जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं ये बहुत ही एक अलग दिन है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट हमने बाहर के बाजारों में भी देखी, हमारे यहाँ भी हो रही है। एक तो मुझे ये बताइए कि ये समय कितना इम्पोर्टेंट है और क्या ये अच्छा समय है या बुरा समय है मुझे बाहर देखने के लिए, अगर मैं बाहर देखता हूँ तो? देखिए एलेक्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि एक इन्वेस्टर के लिए वॉलेटिलिटी उसका फ्रेंड होता है, राइट? और इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टैक्टिकल, जो इस मूवमेंट्स का वेट करते हैं। आपको याद है कि अभी मैं ये वॉरेन बफेट का एनुअल जनरल मीटिंग देख रहा था। उन्होंने पिछले 3 सालों में उनका कैश लेवल $150 बिलियन था। मतलब कैश पे ही बैठे होते, जो कुछ अर्न नहीं कर रहा था, राइट? सोचने वाली बात है कि उन्होंने लास्ट 6 महीने में उसका 35% सिर्फ 6 महीने में ही स्पेंड कर दिया, विच इज $51 बिलियन। तो ये जो लोग होते हैं, एक तो होते हैं टैक्टिकल, वो वेट करते हैं, उनके लिए सेल होती है, राइट? कि वो इन लेवल्स का वेट करते हैं। उनको कोई इसमें मतलब नहीं होता कि उनका पैसा कुछ कमा नहीं रहा, सिर्फ 5%, 2%, 1%। खैर, उनके केस में तो 0%, उनके केस में कोई पैसा नहीं कमा रहा। तो दे हैव वेटेड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बोला था, इन्वेस्टर के लिए ये सेल है। जैसे होता है अमेज़न फ्राइडे सेल, ब्लैक फ्राइडे कहते रहते हैं, पर ये सेल है। होता क्या है कि कंपनीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेटा का शेयर गिर गया, हम फेसबुक की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, यूट्यूब की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे नेक्स्ट कैफे पड़ा हुआ है, कॉफी में पी रहा हूँ, फोन में यूज कर रहा हूँ, कंपनीज तो चल रही हैं। उठक बैठक कौन कर रहा है? मार्केट में जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो उनका जो एल्गो ट्रेड्स हैं, क्योंकि आज के टाइम पे 90% ट्रेड्स एल्गो है। जब हमने स्टार्ट किया था अपना करियर 30 साल पहले, तब हम बड़ा होता तो आप देखते होंगे फ्लोर पे लिया लिया दिया दिया लिया लिया, तो वो अब मतलब कि सिर्फ 20x की स्पीड पे चला गया है। तो ये एल्गोस आपस में बात कर रहे हैं मशीन का, उनके जो स्टॉप लेवल्स ट्रिगर होते हैं वो तो और रहता है। यूएस मार्केट इस करके और भी ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि वो 65% वर्ल्ड मार्केट का है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। सारी दुनिया का पैसा वहां पे। तो नैस्डैक 5% गिनना, वो 7 गिनना, ये है। ये तो हो गया आपका एक टेक्निकल रीजन कि क्यों हो रहा है। फंडामेंटल रीजन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेट हाइक्स। कल परसों जैसे हमारे आरबीआई ने बोला कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं, जो कि 2 साल में सबसे हाईएस्ट रेट था। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला हम भी बढ़ा रहे हैं, जो 10-15 साल में सबसे हाईएस्ट था। फिर यूएस बोल रहे हैं हम भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है? जो मतलब ये आप एक नोट करो, जितनी भी हाइक्स हुई है, दिस इज लाइक अनप्रेसिडेंट। इतने हाइक्स एक टाइम पे नहीं हुआ। अब इससे इससे एक कॉमन इन्वेस्टर को क्या लॉजिक है, भैया अगर हाइक हो रहा है तो उससे मेरे स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? इसका एक सीधा सा रीजन ये है क्योंकि आज के टाइम पे 60 to 70% मार्केट वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब रेट ऑफ कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी बढ़ती है तो मेरी होल्डिंग पावर, जो मेरी ट्रेडिंग पोजीशन होती है, वो गिरती है, राइट? तो ये एफपीआई, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था एपिसोड में, एफपीआई फॉरेन पोजिशनल इन्वेस्टर्स, ये पोजिशनल लोग हैं, ठीक है? इनको जहां प्रॉफिट दिखेगा ये वहां जाएंगे, राइट? तो होता क्या है यूएस में कि दे बोरो द कैपिटल एट 1%, 1.5%, फिर उस केस में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको 6-7% रिटर्न मिलेगा।
जो मिडिल आफ्टर पेइंग फॉर द कॉस्ट, जो NIM है, जैसे बैंकिंग ग्रुप में होता है ना NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये उनका एक मार्जिन होता है, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, मेरा रिटर्न कितना है। जब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो मैं अपनी पोजीशंस को काटूंगा। ठीक है, तो समझ मैं ये समझ गया, मैं सिर्फ उतना समझना चाह रहा था कि ये जो बड़ी गिरावट है जो अमेरिकी बाजारों में है, वो मुझे डरानी चाहिए या मुझे उसका फायदा मिलेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सेल लगी है, ये डिस्काउंट सीजन चालू हो गया और वहां पे, और हाँ, और इस सेल के अंदर में मैं खरीदारी कर लूं, बढ़िया मौका है। इनफैक्ट इस समय अगर अभी तक नहीं किया एंटर तो ये ज्यादा अच्छा है, जिनके पास है वो तो नुकसान देख रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं नया हूं, मैं बाहर से आ रहा हूं, मैं इंडिया से आ रहा हूं, मैंने अभी तक बाहर के विदेश के बाजारों में निवेश नहीं किया था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे बहुत चीजें डिस्काउंट में मिलेंगी, सस्ते में मिलेंगी। जो आप कह रहे हैं, कल हमने फेसबुक में गिरावट देखी है, अमेज़न में, तो कंपनीज पे असर नहीं हो रहा है, केवल उनके शेयर्स पे हुआ है, और वो हमारे लिए इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके अंदर में एंटर कर जाएं। अब मेरे को एक चीज बताइए कि सर मैं अपना पैसा बाहर कैसे ले जाऊंगा, उन बाजारों तक कैसे पहुंचेगा, या क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपने इंडियन करेंसी को बाहर ले जाऊं और उन बाजारों में निवेश करूं, कितनी लिमिट तक है और उसका क्या तरीका है? ओके, सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दैट। वन इज, एक है फंड ऑफ फंड अप्रोच, जिसमें इंडियन म्यूचुअल फंड्स बाहर की म्यूचुअल फंड के साथ टाई अप करते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो मेरे नाम दिमाग में आ रहा है, जैसे एडलवाइस ग्रेटर चाइना फंड, नाम है एडलवाइस ग्रेटर चाइना फंड। एडलवाइस हमारा इंडिया का वो हो गया, ये कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, पर ये एक्चुअली इन्वेस्ट करता है जेपी मॉर्गन ग्रेटर चाइना फंड, ठीक है? तो जेपी मॉर्गन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, ये जो फॉरेन है इनके साथ इनके टाई अप्स हैं, राइट? सो निपॉन जो है वो निपॉन जापान वाली फंड में इन्वेस्ट करता है, जो फ्रैंकलिन जैसे अपने ही फंड में करता है, जैसे फ्रैंक, पर वो भी एक फंड ऑफ फंड ही है। फ्रैंकलिन जो यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है, वो बेसिकली फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करता है, जो वन ऑफ द फेमस है फंड पीजीएम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, वो बेसिकली इन्वेस्ट करता है पीजीएम ग्लोबल जेनिसन। तो ये एक तरीका है फंड ऑफ फंड अप्रोच, ठीक है, जिसमें हम इंडियन फंड हाउस के थ्रू बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने फंड ऑफ फंड में निवेश किया, एफओएफ में निवेश किया, तो मेरा पैसा इनडायरेक्टली, मतलब यहाँ उनके थ्रू होता हुआ वहां चला जाएगा, और वो उसमें से हमने कौन सा वाला हमने मार्केट और कौन सा फंड हमने सिलेक्ट किया, वो उस पैसे को निवेश कर सकते हैं। ना बैंक की आपको जरूरत है, ना करेंसी डेप्रिसिएशन की जरूरत है, ना कोई अकाउंट खोलने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कोई यहाँ रेमिटेंट करना है, इसकी फीस देनी है, वो फीस देना है, कुछ नहीं। सिंपल फंड में इन्वेस्ट किया जैसे नॉर्मली आप करते हो, ये आपका पैसा बाहर ले। ठीक है, तो कोई रेमिटेंस नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई नया अकाउंट नहीं, कुछ नहीं करना है। हम जैसे नॉर्मल यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं या लेते हैं या उस तरीके से निवेश करते हैं, उसकी जगह उसी में हमने एफओएफ में अगर हमने पैसा निवेश किया है, तो वो एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स, वो कोई सा ऐसा वाले फंड में, और उसके अंदर में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंड लिया जाए, जिससे वो हम बाद में आपसे डिटेल में रिकमेंडेशन के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से हम बाद में आएंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कहा कि एक तरीका है एफओएफ, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है LRS, which is a liberalized remittance scheme। ये क्या होता है? ये आप अकॉर्डिंग टू द RBI गवर्नमेंट, हमें $250,000 की लिमिट है एवरी ईयर बाहर इन्वेस्ट करने के। ओके, सो $250,000 इतना हमें लिमिट मिलती है RBI से कि इतना हम पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो वो आता है LRS में। उसमें क्या होता है? उसमें मेरे को एक बैंक अकाउंट के थ्रू एक मोटा-मोटी अंदाजन इंडियन रुपीस में कितना पैसा हुआ सर ये इंडिया अभी चल रहा है 77, ठीक है? तो 77 अराउंड 1 करोड़ 40 150, तो अराउंड आप मोटा-मोटा करेंसी को तो मोटा-मोटा आप लगा लो अराउंड 2 करोड़ के। हाँ, मतलब बड़ा अमाउंट है, छोटा-मोटा नहीं है। तो मतलब लिमिट बहुत ह्यूज है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है कि सरकार से मेरे पास कहीं से कोई चिट्ठी आ जाएगी, कोई इनकम टैक्स का वो आ जाएगा कि ये पैसे आपने कैसे बाहर कर दिया, तो मैं कर सकता हूँ 2 करोड़ के आसपास की। आज ये होल्ड करता रहता है, लास्ट ईयर जैसे करेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी करेंसी जैसे 75 है, 74 है, तो ये नॉर्मली होल्ड करता है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच। लेकिन बहुत दूर की बात है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दर्शक या कोई भी हमारे पास कोई ऐसा होगा जो कि यहाँ से शो को देख रहा होगा और उसके लिए वो लिमिट छोटी लिमिट होगी या उसके लिए वहां तक होगा। जो लोग पर पर्सन है, पर पर्सन।
हाँ, पर पर्सन है ना, नहीं मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा अगर यहाँ पे कोई देख रहा है शो और वो उसको 1-2 करोड़ रुपए लगाने होंगे तो वो यहाँ से नहीं सीख रहा होगा, उसके पास उसके एक्सपर्ट्स होंगे, आपके जैसे लोग होंगे जिनके थ्रू वो जा रहा होगा और ये सारे काम कर रहा होगा, तो वो अलग चीज है। अगर हम नॉर्मल रिटेल निवेशक की बात करें तो उसके लिए लिमिट बहुत दूर है, उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं कि उसको कहीं से भी कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख तो छोड़ दे रहे हैं, 1 से 2 करोड़ तक की लिमिट के करीब करीब की बात हो रही है, मतलब करोड़ों रुपए तक भी लगाया जा सकता है या जा सकता है और वहां तक भी कोई चिंता की बात नहीं, मतलब कोई नॉर्म्स के हिसाब से या किसी उसके रूल्स के हिसाब से कोई वो वाली चीज नहीं है। लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करते, फिलहाल तो वो फ्री हो गया, हमारा मेरा टेंशन खत्म हो गया कि मेरे से कोई ये नहीं कह रहा है कि ये आपने 10 लाख रुपए कैसे लगा दिए, एलआरएस में कैसे चला गया, कुछ नहीं होने वाला है। तो 10-5 लाख तो छोड़ दीजिए, 1 से 2 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन वो करेंसी का कैलकुलेशन अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लिमिट है, ह्यूज लिमिट आपके है, आई दर्शकों वुड को से। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो एक साल में 7 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो उनको टीसीएस लगेगा। ये टीसीएस होता है, सरकार का टैक्स होता है कि अगर आप बाहर पैसा 7 लाख से ज्यादा अगर आप भेज रहे हैं तो बाकी का जो अमाउंट होता है, ठीक है, उस पर 5% टीसीएस लगता है। अच्छा, और ये तो वो ये आप टैक्स, आईटी में उसको रिकवर कर सकते हो। हाँ लेकिन ये टैक्स है, मतलब ये टीडीएस जैसा नहीं है, रिफंडेबल नहीं नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। ये आप रिकवर कर सकते हैं पैसा आईटी रिकवर फाइलिंग तो से। मतलब रिकवर तो मतलब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उसमें से कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बेसिकली जैसे हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख डाला, ठीक है, एक हम्म। फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, हम्म। तो 7 लाख तक तो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टीसीएस ये ठीक है। सरकार का अलग से टैक्स होता है जो हम फॉरेन भेजते हैं पैसा। तो बाकी ठीक। ये बेसिकली उनके लिए होता है क्योंकि कई बार ये होता है विद पैन कार्ड अगर आप भेज रहे हो, क्योंकि जस्ट टू नहीं, जैसे मुझे ये बताइए, मैंने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 7 लाख तक तो फ्री था, तो 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा गए हैं उस 3 लाख पे 5% एक टीसीएस लगेगा। यस, ठीक है। बाकी के 3 हाँ लाख पे, बाकी के 3 लाख पे। हाँ, बाकी के 3 लाख पे, लेकिन ये बाकी के 3 लाख पे जो 5% टैक्स लगा वो सीधा टैक्स था। हाँ, वो टैक्स था, बट हम्म। जब मैं अपना आईटी फाइलिंग रिटर्न्स करूंगा कि ये जो 15-20 हजार मैंने दिए है, ये मेरा जो कैपिटल गेन होगा उसमें ही डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टैक्स उसमें रिकवर हो जाएगा। तो मैं इसको मैं शो कर सकता हूँ अपनी आईटी फाइलिंग में। इससे मेरा फिर वो जो 15,000 का जो मेरा इनकम जो भी है उसमें 15,000 कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं टैक्स हाँ दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मैं वैसे टीडीएस जैसे ही समझ लूँ ना सर, कि मतलब समथिंग जब लाइक कोई पेमेंट दैट। आता है मेरे टीडीएस, आपने मेरे को अगर पैसे दिए और आपने 10% टीडीएस काट लिया, तो वो बाद में मैं जब अपने रिटर्न फाइल करता हूँ तो वो मेरे टैक्स में एडजस्ट हो जाता है या मेरे को वापस मिल जाता है रिफंड के तरीके, ये यस वैसी यस, वाली चीज। लाइक ठीक है, दैट, तो यस फिर हाँ, तो फिर तो बस केवल वो 5% कट जाएगा या एक एक्स्ट्रा वो होगा, लेकिन उसके उसका कुछ वैसा नहीं है, अभी टैक्स नहीं है बेसिकली। यस ठीक है, यस चलिए, यस। अब ये 10 लाख रुपए मैंने कहाँ ट्रांसफर करने हैं और उसको क्या ओके, कहते हैं? तो प्रोसेस प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपका जितने भी मेजर बैंक्स हैं लाइक कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनके इंटरनल आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होते हैं टू सेंड मनी अब्रॉड, राइट। तो इसका प्रोसेस इज वेरी सिंपल। पहले तो आपको एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जो बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। सो इंडिया में देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक वेस्टेड हो गया, आपका इंड मनी हो गया, इन्वेस्टा हो गया। तो ये 3-4 इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हैं, ऐसे 3-4 हैं ब्रोकर्स जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। तो बेसिकली होता क्या, पहले तो आपने यहाँ पे अकाउंट खोल लिया, राइट। तो यहाँ पे जो नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग है, ज्यादा मतलब पेपर वर्क नहीं है, जैसे नॉर्मल आप अकाउंट खोलते हो डीमैट का वैसे ही, राइट। तो उसमें फिर आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया। अब जो बैंक अकाउंट है उसका प्रोसेस इज वेरी सिंपल। उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनके साथ अपने साथ भी इनका बैंक लिंक होता है जिसमें पैसा जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंड मनी, वेस्टेड एंड ऑल, इनका टाई अप है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, राइट। तो बेसिकली इनका क्या होता है, एक ऑप्शन ये क्या, एक इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर ऑप्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे अकाउंट खोला, अकाउंट जब मैंने खोला तो मैंने इस एसबीएम के साथ, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ भी अकाउंट खोल लिया, राइट। फिर उसमें क्या होता है, मैं अपने सेविंग अकाउंट से पैसा लिंक करता हूँ इस अकाउंट में, एसबीएम में। फिर ये पैसा ट्रांसफर कन्वर्ट करता है उसको यूएसडी में और ये आपके ब्रोकर में ट्रांसफर करता है। ये सब हो जाता है विद इन 1 डे, ठीक है। ये एक ऑप्शन ये है। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑप्शन। मैं बड़ा इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को आसानी से समझ आ जाए। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, वेरी सिंपल यूज कर रहा हूँ। ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में होता है कि मेरे को जी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ अकाउंट नहीं खोलना, राइट।
मेरे को क्या कहते हैं अपने अकाउंट से करना है, तो फिर मैं अपने अकाउंट से जब मैं ट्रांसफर करूंगा उसमें, तो उसमें एक रेमिटेंस फी होगी, बैंक आपसे एक रेमिटेंस फी चार्ज करेगा। नॉर्मली पर ट्रांजैक्शन का बैंक टू बैंक 1500 टू 2500 होता है, फिक्स, इज नॉट बेस्ड ऑन योर, ये मतलब इतना डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज पे नहीं है, वो फिक्स फी है, फिक्स्ड है, मोटा मोटा फिक्स है। कुछ बैंक परसेंटेज लेते हैं, पर परसेंटेज की एक लिमिट होती है, वही नहीं कि अगर आप 1 करोड़ कर रहे हो तो आपको 2.5 लाख देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मोटा मोटा लगा लो 3-4 हजार मैक्स तक, इतना उनका कुछ होता है, तो बैंक्स टू बैंक्स, ठीक है। वो आपने ट्रांसफर किया पैसा उस अकाउंट में, तो उस अकाउंट में ट्रांसफर करने में मतलब कि उसमें लगते हैं 3 दिन। नॉर्मली ये जो हमारा बैंकिंग चैनल्स है उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं ट्रांसफर करने में, वो करने में, उनको वो करने में। पर ये जो डायरेक्ट ऑप्शन होता है ये 1 दिन में ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली ये 2 मोटा-मोटा तरीका है अपने पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने यूएसडी में करना है कि यूरो में करना है। तो यूएसडी का ऑप्शन तो इन तीनों ब्रोकर्स में है, वेस्टेड ये सब में। इंटरैक्टिव ब्रोकर जो है वो आपको ऑप्शन देता है यूरोप में इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट ऑल्सो। तो वो आपको बोलेगा कि आपने यूरोप में करना है कि नहीं करना, राइट? तो फिर वो आपको करेंसी पहले ही बतानी पड़ती है कि मेरे को यूएसडी में करना है कि यूरो में करना है। सो मोटा-मोटा ये 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी। और सर आज के लिए अभी हम एक एक करके ही करते हैं, और इसके बाद आगे आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं बाजार में और किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको। लेकिन आज हमने करेंसी, मनी, पैसे को कैसे ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो बिना पैसे के निवेश नहीं हो सकता, तो पैसे कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे और किस तरीके से, तो वो आपने हमें बता दिया। एक तरीका ये बता दिया, एक FOF है कि हम यहाँ से कर सकते हैं सीधा सीधा, और दूसरा हो सकता है कि जो कि LRS है, यानी कि हम रेमिटेंस करके पैसे ट्रांसफर करते हैं, और वाला दोनों में कुछ कोई प्रोस एंड कॉन्स हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। फंड ऑफ फंड जो है उसमें एक्सपेंस रेशियो काफी हाई होता है, क्योंकि अब 2 फंड्स उसमें काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमारा जो डायरेक्ट फंड का जो चार्ज है वो अराउंड 0.445 है। तो जो फंड ऑफ फंड्स है उसमें नॉर्मली 1%, 1.5% होता है। एक्सपेंस रेशियो हाई होता है उसमें, क्योंकि इसमें 2 फंड्स आपके वो कर रहे हैं काम, ठीक है। ये एडवांटेज होता है डायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट में आप जब डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो ईटीएस में एंड ऑल दैट, उनके जो चार्जेस होते हैं 0.01, 0.05, 0.08 मैक्स तक होते हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स जो मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे फंड है वो 0.20 तक, मतलब हमारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से भी कम है, जो नॉर्मल इंडियन फंड्स है। वो एक एक्सपेंस उसमें ज्यादा होता है। बट जो मतलब कंसर्न्स होते हैं उसमें ये होते हैं कि क्या कहते हैं, एक तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, मतलब अकाउंट खोलना, फिर करेंसी ट्रांसफर। अगर डायरेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें रेमिटेंस चार्ज नहीं करते हैं बैंक चार्ज, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट बढ़ा दी। तो मैं अगर पैरेलल्स ड्रॉ करूं तो वही वाली चीज है कि मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिया, उसके फायदे जो हैं और जो नुकसान है वही यहाँ पे FOF में है। और उसी तरीके से अगर मैं खुद अपना इक्विटी में जाकर के मार्केट में अगर मैं खुद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ और काम करता हूँ, तो उसके जो फायदे और नुकसान है वही यहाँ पे भी है जब हम रेमिटेंस करके उसको करते हैं। क्योंकि बात वही है, फंड है तो फंड के एक्सपेंसेस हैं तो वो जाएंगे, लेकिन वो उसके सरदर्दी भी वो ले लेते हैं, काफी सारी चीजें उसको मैनेज करना, वो सारा काम उनका होता है। और जब हम खुद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसके रिस्क, उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, वो सारी चीजें हमें करनी होती है, लेकिन रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, बस उतना ही। बस एक ऐड करना चाहूंगा इसमें चीज, अगर दर्शक हमारे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी अप्रोच में जाए, तो उनके लिए मैं बड़ा सिंपल एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपका एसेट बेस मतलब 1 करोड़ से नीचे है, राइट, तो डायरेक्ट में मतलब इतना आप अपने आप को मत वो करो, क्योंकि इसमें एक और रीजन है जो मतलब मैं थोड़ा फ्यूचर में बताने वाला था, पर एक ऐड ऑन कर देता हूं, एस्टेट टैक्स, ठीक है। जो हमारा यूएस है IRS, ठीक है, उनके लिए हम हैं नॉन रेजिडेंट एलियंस, राइट। तो अगर मेरे को कुछ हो जाए, ठीक है, और अगर मेरे को अपने अकाउंट्स ट्रांसफर करने हैं अपनी वाइफ को या अपनी मदर को या ऑल दैट, तो यूएस जो वाला जो होगा वो $60,000 से अप जितना भी पैसा होगा उसका 40% एस्टेट टैक्स लेगा, ठीक है, वो उनको देना पड़ेगा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा। पर अगर आपने यही यूरोप अपने तरह के फंड्स लिए हुए हैं उसमें एस्टेट टैक्स नहीं होता। तभी जितने भी आप फॉरेन फंड्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं वो सारे यूरोप डोमिसाइल हैं, यूएस डोमिसाइल नहीं है। ये एक बहुत टेक्निकल बात है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता।
यूरोप डोमिसाइल में एस्टेट टैक्स नहीं होता, यूएस के डोमिसाइल फंड्स में एस्टेट टैक्स होता है। अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए थ्रू एलआरएस, वो सिर्फ यूएस की मार्केट में ही है। यूरोप की मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी वो ऑप्शन सिर्फ हमें इंटरैक्टिव ब्रोकर्स दे रहा है, जिसमें मेरे को यूएस में इन्वेस्ट करना नहीं, मेरे को यूरोप वाले फंड्स चाहिए डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्टली यूरोप वाले फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें स्टेट टैक्स नहीं लगेगा मेरे को, अगर मेरे को कुछ हो जाए। ठीक है, तो दैट्स अ रीजन एज अ फाइनेंशियल प्लानर जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है कि टैक्सेशन का क्या है, कितना नेटवर्क है, कितना पैसा करना है। ये डिटेलिंग है और वो उस हिसाब से हमें किस तरीके का कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कुछ बेसिक प्रोज एंड कॉन्स, हाँ दोनों को प्रोज एंड कॉन्स हैं, और वो सारी चीजें तो नॉर्मल भी हैं, बेसिक भी हैं, लेकिन उसके अलावा इन डिटेल भी हैं कि हम लेने कौन सा फंड जा रहे हैं, किस मार्केट की तरफ फोकस कर रहे हैं। यूएस में कर रहे हैं तो कोई और स्ट्रेटेजी होगी, और यूरोप की तरफ कर रहे हैं तो कुछ और स्ट्रेटेजी होगी। तो ये डिटेल्स है, और ये वाली ही चीजें हम आपसे आगे चल करके और डिटेल में सीखते भी चलेंगे, लेकिन कुछ आपने बेसिक्स हमें बता दिया है, और वो वाले इतनी आज के लिए इतनी जानकारी काफी है सर, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी पढ़ाई की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगली बार फिर आपके पास चलेंगे और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ और चीजें, ये टूल्स क्या क्या होते हैं, कि किस तरीके से हम कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीजें समझ लेंगे, और थोड़ा सा एक सेटअप समझेंगे कि ब्रोकरेज वगैरह और किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीजें एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको ये आपने अच्छा बोला, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, स्लोली विल गो अहेड ऑन दैट। बट एक पॉइंट जाते जाते वो मार्केट के वॉलेटिलिटी, मैं आप दर्शकों को ये बोलूं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, जैसा इंडियन मार्केट भी काफी गिरी हुई है, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वहां पे सर्दी लगेगी तो छींक हमें आएगी, हम बहुत डिपेंडेंट हैं। ये वैलिडेट करता है हमारे पॉइंट्स को जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। हमारी मार्केट जो है बहुत डिपेंडेंट है वर्ल्ड मार्केट से, हम वर्ल्ड मार्केट से अलग नहीं जा सकते। तो ये जो काफी लोग कहते हैं ना कि हमारा जो रिस्क मिटिगेशन हो जाएगा अगर हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है, सारी मार्केट एक ही डायरेक्शन पे चलती है। ठीक है, तो ये आज की फॉल आप देख सकते हो कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है यूएस की फॉल पर। तो दैट्स अ रीजन, मेरा कहने का मतलब है कि हमारा मार्केट अलग नहीं है, हमारा मार्केट मतलब को भी साथ चलना है दुनिया की मार्केट के साथ। और इस वॉलेटिलिटी को आपके सारे दर्शक जो इन्वेस्टर्स हैं, इसको एज अ अमेज़न सेल, फ्लिपकार्ट डबल फ्राइडे सेल, वो सब सेल समझे इसको, अपने जो अच्छे स्टॉक्स है जो आपकी नजरों में, या म्यूचुअल फंड्स, उनको ले, क्योंकि बिजनेस वैसा ही चल रहा है, लाइफ वैसे ही चल रही है, सिर्फ मार्केट में उठक बैठक हो रहा है। ठीक है, तो और वो बाजार है, और बाजार के साथ में उसके अपने जो रिस्क होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, वो हर बाजार में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिकी बाजारों की बात करेंगे तो कुछ और होगा, और इंडियन बाजारों की बात करेंगे तो कुछ और होगा। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिखा होता, अगर नहीं बताऊं मैं कि ये कौन सा चार्ट है, तो आपको समझना मुश्किल है कि ये एनडीएक्स है, ये नास्डैक 100 इंडेक्स है, और इसके बाद अब जो आपकी स्क्रीन पे है ये निफ्टी है। बहुत अच्छा आपने ये रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा एलेक्स, दिस इज वेरी गुड। दोनों चीजें वही हैं, दोनों एक तरीके से काम कर रही हैं। पिछले कितने समय के अंदर में किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा करके आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर वहां गिरावट है, 1 महीने की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ही वहां पे भी दिख रहा है, तो कुछ फर्क नहीं है। वो गिरावट और वो तेजी सब जगह सारी दुनिया में करीब करीब एक ही सी, जब तक कोई बहुत ही अलग कोई यूनिक कोई चीज ना हो रही हो, कि अगर हम रशिया यूक्रेन के उसमें रशियन मार्केट को देखें या उस तरीके की चीजें देखें, तो वो अलग हो सकता है। अदरवाइज जनरली इन जनरल जो है ग्लोबली सारी चीजें एक ही सिंक पे चलती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए, और हमें सिखाने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एलेक्स, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू। तो ये थे गुरसिमरन जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से विदेशी बाजार उसमें कैसे काम शुरू किया जाए। थोड़ा थोड़ा सीखते चलते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, और फिर हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ पोर्टफोलियो बाहर के बाजारों में भी बनाया जाए। आज के शो में यहीं तक, वीकेंड आपका शुभ रहे। फिर मुलाकात होगी सोमवार को सुबह 10 बजे, लेके चलेंगे आपको शेयर बाजार के सफर पे, समझेंगे कि बाजार को कैसे देखना है, वहां किस तरीके का नफा नुकसान जो चीजें हो रही है उठापटक, उसमें किस तरीके से काम किया जाए। मुझे दीजिए इजाजत, रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करिए वीकेंड को। सोमवार को सुबह 10 बजे मार्केट लाइव में मिलेंगे यहीं पे।